जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस की तरफ से आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही खुशियां लाते रहिए। और आज से फिर दिवाली की भी छुट्टी मिलेगी आप लोग को। और दिवाली की छुट्टी ज्यादा तो रहती नहीं है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रहती है। तो आप लोग उस दिवाली की छुट्टी में एंजॉय तो कीजिए भरपूर, लेकिन 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 एंजॉय कीजिए भरपूर, लेकिन आप लोग को अपना काम भी करना है। और आपका काम क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग लेकर चल रहे हैं त्रिभुज। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग ने त्रिभुज स्टार्ट किया था क्लास 10 के लिए, और आज उस त्रिभुज को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे कि त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांक्षण के बीच अंतर क्या है। किस त्रिभुज को हम लोग त्रिभुज, कौन से त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे और कौन से त्रिभुज को हम लोग सर्वांक्षण त्रिभुज कहेंगे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? समरूप एवं सर्वांगसम में अंतर। समरूप एवं सर्वांगसम में अंतर। तो आप लोग आज देखेंगे कि समरूप त्रिभुज या समरूप आकृति और सर्वांगसम आकृति में क्या अंतर है, ठीक है। तो आप लोग का काम क्या रहेगा कि 2 डब्बा बनाइए, यहां लिखिए समरूप आकृति और यहां लिखिए सर्वांगसम आकृति। तो यहां दिख रहा ना भैया पूरा? चलिए देखिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें दोनों में हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। तो समरूप आकृतियों का आकार एक जैसा होता है, लेकिन उनका आकार अलग अलग हो सकता है। तो समरूप आकृतियों का आकार एक जैसा होता है। समरूप, पहला पॉइंट लिखिए, समरूप आकृतियों का आकार एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, परंतु अमाप अलग अलग हो सकता है। अलग अलग माप, अमाप मतलब क्या हो जाएगा? आकार मतलब क्या होता है? शेप। स्पेलिंग पे जाना नहीं है, भावनाओं पे जाना है। और अमाप क्या होता है? साइज। अमाप क्या होता है? साइज। परंतु अमाप भिन्न हो सकता है। अमाप कैसा हो सकता है? भिन्न हो सकता है। अमाप कैसा हो सकता है? भिन्न हो सकता है ना। तो समरूप आकृतियों का आकार एक जैसा होता है, परंतु अमाप भिन्न हो सकता है। वहीं हम लोग देखेंगे सर्वांगसम आकृतियों का आकार और अमाप एक जैसा होता है। तो सर्वांगसम में एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या रहेगा? सर्वांगसम आकृतियों का आकार व अमाप एक जैसा होता है, ठीक है। तो आप लोग पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, समरूप आकृतियों का आकार मतलब होता है साइज, अमाप मतलब आकार मतलब होता है शेप्स, और अमाप मतलब होता है साइज। तो ये दोनों एक जैसे, ये अमाप भिन्न हो सकता है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भुजाओं का अनुपात रहेगा वो क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। किसमें? इस वाले भाई साहब में। तो हम लोग देखते रहेंगे। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसी क्रम में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि समरूप आकृतियों के अनुपात समान होते हैं। समरूप आकृतियों के भुजाओं के अनुपात, यहां देखो, समरूप आकृतियों के भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। समरूप आकृतियों के भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, वहीं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 1 के बराबर होता है।
यही सर्वांग सम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत संगत भुजाओं का भुजाओं का अनुपात एक के बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात एक के बराबर होता है। तो आप लोग कर सकते हैं इसको। 2 पॉइंट है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी कोई पॉइंट रहेगा तो हम देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? सभी सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है कि क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज सभी सर्वांग सम त्रिभुज, अच्छा ये दोनों का पॉइंट मिक्स है, तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें लिख सकते हो आप लोग, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। और सभी समरूप सर्वांग सम होंगे। सभी समरूप सर्वांग सम होंगे। यह जरूरी नहीं है। तो सर्वांग सम त्रिभुज जितने भी रहेंगे वो समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी सर्वांग सम त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सभी के सभी सर्वांग सम क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी के सभी समरूप सर्वांग सम वह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट में क्या है कि समरूप त्रिभुजों को चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसको देखो, इस पॉइंट में क्या है, समरूप त्रिभुजों को चिन्ह से, आप लोग को पता होगा, चिन्ह से दर्शाया जाता है। यही देखो, सर्वांग सम त्रिभुज को चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, ये पॉइंट सबके सब नोट डाउन कीजिए। आगे देखते हैं। आते हैं हम लोग अब अपनी पुस्तक पे। पुस्तक का नाम क्या है, मास्टरमाइंड। इसमें जो 6A है उसको हम नहीं करेंगे, उसमें अपवादों से भरा हुआ है, अभी मैं करवा दूंगा। बाकी जो आकृति सेम दिखेंगी, सेम शेप जैसे दिखेंगी, उसका अमाप बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आकार क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसको समरूप कहेंगे। बाकी सर्वांग सम कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, पहला है थेल्स का प्रमेय। ठीक, इसमें पहले हम लोग थेल्स के प्रमेय को देखेंगे, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन देखेंगे, समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो थेल्स के प्रमेय को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। आरती कुंज बिहारी की, श्री राधा कृष्ण मुरारी की।
चलो हो गया होगा, उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। अगला हम लोग थेल्स के प्रमेय को देखते हैं कि थेल्स का प्रमेय क्या कहता है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं ना। ठीक है, देखते हैं। अगला है थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है उसको पहले लिखिए आप लोग, फिर उसको। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, देखो थेल्स का प्रमेय हेडिंग रहेगा आपका थेल्स का प्रमेय। इसको हम लोग 6.1 का प्रमेय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये छठे अध्याय में है का प्रमेय। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि किसी 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 त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को उसकी उसकी अन्य दो भुजाओं को उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, जिन जिन दो बिंदुओं पर काटती है जिन दो बिंदुओं पर काटती है जिन दो बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उन भुजाओं को उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही क्या करना है हम लोग को सिद्ध करना है। थेल्स का प्रमेय यही कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उनकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग को दिया गया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर रेखा खींची गई है, डीसी खींची गई है, जो भुजा एबी पर एबी तथा एसी को क्रमशः बिंदु डी तथा बिंदु ई पर काटती है। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ड्रॉ करो आप लोग त्रिभुज बनाओ। ठीक, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। तो क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर या तो इसके समानांतर खींचो, या तो इसके समानांतर खींचो, या तो इसके समानांतर खींचो। अच्छा, इसके समानांतर खींचोगे तो ये वाली भुजा खिंचाएगी, इसके समानांतर खींचोगे तो ये वाली भुजा खिंचाएगी, इसके समानांतर खींचोगे तो ये वाली भुजा खिंचाएगी। तो कुछ भी हो सकता है ना, कहीं से भी भुजा आप खींच सकते हो और मेथड सेम का सेम लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एक भुजा को खींच रहे हैं, इस एक भुजा को खींच रहे हैं जिसका बिंदु, ये बिंदु किस पर काट रही है, डी पर, और ये बिंदु किस पर काट रही है, ई पर। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया है, दिया गया क्या है उसको पहले लिखेंगे। दिया गया है क्या, दिया गया है कि दिया गया है, क्या दिया गया है आप लिखिए। तो आप अपने से अगर अपने शब्दों में बना के लिख रहे हैं तो और वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो आपको यहाँ दिख रहा है वही आपको क्या करना है, जो इसमें डायग्राम में दिख रहा है वही आपको किसमें
शब्दों में निरूपित करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है, या एक रेखा खींची गई है, रेखा डीई खींची गई है, खींची गई है, जो 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 भुजा AB को बिंदु D पर, जो भुजा AD को, भुजा AB को तथा भुजा AC को, तथा भुजा AC को क्रमशः बिंदु D तथा बिंदु E पर काटती है, ठीक है। तो ये आप लोग को दिया गया है, आप लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या रहेगा, दिया गया क्या है वो लिखना है। अच्छा, अब इसमें अगला हेडिंग रहेगा कि सिद्ध क्या करना है। तो काटती है उन भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करती है, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इतना पार्ट हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहीं पे हेडिंग क्या रहेगा हम लोग का कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AD बटा BD या DB AE बटा EC अरे बराबर होगा, अनुपात नहीं होगा, बराबर होगा। तो आप इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं AD अनुपाते DE बराबर क्या हो जाएगा, AE अनुपाते EC। तो आप इसको ये सिद्ध करना है, आप लोग को ये बता सकते हो। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रचना करेंगे। तो रचना हम लोग करते हैं। रचना क्या रहेगा कि यहीं पे एक आप लोग को क्या करनी है, रचना करनी है। मैं क्या करूंगा कि यहां से हाँ ब्लैक मार्कर है तो सही दिखेगा। यहां से एक मैं रेखा खींचूंगा जो किसको मिलाएगी, बीई को मिलाएगी। किरण खींचूंगा जो बीई को मिलाएगी, एक किरण खींचूंगा जो बीई को मिलाएगी। और यहीं पे एक रेखा और खींचूंगा, एक AAD पर मैं लंब डालूंगा, क्या DF। ये EF मैं क्या करूंगा, एक लंब डालूंगा ये। तो इसको मैं पॉइंट क्या दूंगा, F पॉइंट दूंगा। और यहीं पे मैं एक और लंब डालूंगा AE पे, और इसको क्या पॉइंट दूंगा, इसको क्या पॉइंट दूंगा मैं, इसको EFG, इसको क्या पॉइंट दो, G पॉइंट दो। तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। और तो इसको हम लोग क्या देखेंगे कि इतना नोट डाउन करो, आप लोग इतना नोट डाउन करो तब तक, और आगे बता रहे हैं ना। ठीक है। और एक लाइन यहां खींचिए, एक लाइन एक EC को मिलाइए। तो हम लोग ने क्या क्या मिलाया है, ब्लैक मार्कर से जो हम लोग ने किया है, ये हम लोग ने क्या किया है, मिलाया है। ठीक, मिलाया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना लिखेंगे। रचना में क्या किया हम लोग ने, रचना में क्या किया कि BE को मिलाया गया। पहला पॉइंट क्या किया गया, BE को मिलाया गया
दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, डीसी को मिलाया गया, डीसी को मिलाया गया और भुजा AB पर, भुजा AB पर, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, भुजा 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 AB पर लंब डाला गया, लंब डाला गया EF, लंब डाला गया EF, लंब डाला गया EF तथा भुजा AC पर, भुजा AC पर लंब डाला गया, भुजा AC पर लंब डाला गया DG, लंब डाला गया DG। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए, फिर इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इन सब से उत्पत्ति क्या हुई है कि, इन सब से उत्पत्ति क्या हुई है, उत्पत्ति अब लिखेंगे हम लोग, उत्पत्ति क्या हुई है, इन सब से उत्पत्ति क्या होगी कि उत्पत्ति, अगली हेडिंग क्या रहेगी, उत्पत्ति की रहेगी। तो उत्पत्ति, अब यहां से हम लोग का सॉल्यूशन चालू होता है। ठीक है, तो उत्पत्ति क्या होगी कि त्रिभुज BDE में, ये पकड़ो तो, है भैया, यहीं पे उत्पत्ति क्या होगी देखते हैं कि त्रिभुज BDE तथा CDE आधार EDE पर समांतर रेखा DE तथा BC के बीच है। देखो, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE कहां कहां है, BDE त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BEC, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BCE की समांतर रेखा है, एक समांतर BC है, एक समांतर DE है। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो लिखिए आप लोग कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE आधार BE पर समांतर रेखा, आधार BE पर समांतर रेखा DE तथा BC के बीच स्थित है। आधार BE पर समांतर रेखा BE तथा DC के बीच स्थित है। तो लिखिए त्रिभुज BED तथा त्रिभुज BED तथा त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज CDE तथा त्रिभुज CDE आधार DE पर, आधार DE पर, आधार DE पर, आधार DE पर, आधार DE पर समांतर रेखाओं तथा समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं DE तथा BC के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये हम लोग की उत्पत्ति हुई है। यहां तक लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। पूरा साफ करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि नोट डाउन हो गया होगा। इसलिए ये इसी उत्पत्ति के कारण, चूंकि त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED तथा CDE आधार DE पर समांतर रेखा DE तथा DC समांतर रेखा DE तथा DC, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, घनिष्ठ है, बीच की भुजाएं के बीच स्थित है। तो यही हम लोग ने लिखा है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 हो गया। मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। आप लोग नोट डाउन कीजिए क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए हम इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं समीकरण नंबर 1 क्या आया है। समीकरण नंबर 1 क्या है, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे आगे। तो अब देखेंगे पहला त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में ना। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या होगा कि त्रिभुज ADE में देखो, इसको मैं एक सेपरेट बना रहा हूं, समझने की कोशिश करो आप लोग। इसको मैं सेपरेट बना रहा हूं ना, इसको मैं कुछ ऐसा सेपरेट बना रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ सपोज करो ये वाली रेखा ये है, तो ये A है, ये D है और ये E है। E से लंब किस पे है, AD पे, जो कि क्या है, F है। क्या है, F है। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा त्रिभुज AED में। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे आधार क्या है, AD, आधार है क्या, AD, और गुणे ऊंचाई कितनी है, EF, ऊंचाई है कितनी, E और F। ये आप लोग का क्या हो गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ऐसे ही आप देखेंगे कि त्रिभुज BED में, ऐसे ही आप लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज BED में। तो यहां लिखिए आप लोग त्रिभुज, इसको मिटा दो ना, इसको मिटा दो। अब क्या रहेगा, त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में। तो त्रिभुज BED में अब इसको देखो, बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, त्रिभुज BED। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये इसका आधार हो गया, DE इसका आधार हो गया। तो ये अधिक कोण है, तो इसका हमेशा ऊंचाई कुछ इसके बाहर की तरफ रहेगा। तो बाहर की तरफ रहेगा तो यहाँ कोई पॉइंट F हो जाएगा और यहाँ कोई पॉइंट E हो जाएगा। ठीक है, तो ये B, अरे यार ये कोई पॉइंट नहीं, ये B होगा ना, ये आधार हो गया, हाँ ये B हो गया। अब देखो क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल होगा क्या, इसमें देखो त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 का 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा, और गुणे आधार कितना है, DB, और गुणे ऊंचाई कितनी है, EF, ऊंचाई कितनी है, E और F। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखो, अब समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 से भाग देने पर, समीकरण नंबर 2 को समीकरण 3 से भाग
देने पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे EF और बटे में 1/2 गुणे BD गुणे DB गुणे EF। तो EF से EF काट दो, 1/2 से 1/2 काट दो, तो यहाँ बचेगा क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB और गुणे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल ये आएगा आपका समीकरण नंबर 4। इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगले भाग पे चलते हैं। इतना नोट डाउन हो गया होगा, इतना नोट डाउन हो गया होगा, उम्मीद है इतना नोट डाउन हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, हो गया होगा नोट डाउन, मिटा रहे हैं हम ना। तो अब नेक्स्ट हाफ भाग देखते हैं। अब हम लोग यहीं पे समीकरण नंबर 4 लिख दे रहे हैं, यहीं पे समीकरण नंबर 4 निकाले हैं उसको लिख दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 4 हम लोग का क्या निकला है, अभी तीनों का एक साथ कंपेयर करेंगे। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB गुणे AD बटा ये D है ना DB और गुणे यहाँ क्या हो जाएगा त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा समीकरण नंबर 4, यहाँ आ जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे कि थेल्स का प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट डालिएगा इस पे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को लेकर आएंगे, किस वाले त्रिभुज को लेकर आएंगे, इस वाले त्रिभुज को फिर लेकर आएंगे ADE में। तो फिर लिखो त्रिभुज ADE में, अब इस वाला पार्ट लेंगे, अब ये वाला पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कुछ, अब मेरा आधार क्या हो जाएगा A और E हो जाएगा और यहाँ D हो जाएगा, इसी पे लंब क्या रहेगा G रहेगा। तो त्रिभुज ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहीं पे क्या आ जाएगा, यहाँ का आधार कितना है AE, 1/2 गुणे AE और बटे में क्या हो जाएगा DG, बटे में गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी D और G। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5। फिर अब आप लोग क्या देखोगे कि ये वाला पार्ट देखोगे CDE में, तो यहीं पे नाम बदल दो CDE में, तो कुछ ऐसा रहेगा CDE में, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे C मानो, यहाँ पे D मानो, ये E है और यहाँ पे क्या मान लो G। ठीक, नहीं गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ECG एक ही लाइन में है ना। तो यहाँ पे क्या मानोगे D और यहाँ पे क्या मानोगे E, यहाँ पे क्या मानोगे C, तो CD और EC और G। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि त्रिभुज CDE में क्या होगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप क्या करोगे इसमें कि इसमें निकालो आधार इसका कितना है
1/2 गुणे आधार कितना है EC और ऊंचाई कितनी है इसकी DG गुणे DG। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 6। अब क्या करोगे आप समीकरण नंबर 5 को समीकरण नंबर 6 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DG बटे 1/2 गुणे EC गुणे DG से DG काटो 1/2 से 1/2 काटो तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहीं पे क्या मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC और गुणे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 5, 6, 7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या अरे उन दो खत्म करना है ना इसको। ठीक है, खत्म करके तब इसको छोड़ेंगे, है ना, 1 घंटा पहले चले जाए। तो ये हो गया, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी एक ही सवाल है, ये प्रमेय है, आगे देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग ना। तो हम लोग का समीकरण नंबर 7 निकला है। अभी तक समीकरण नंबर 7 निकला है, इसको भी लिख लो समीकरण नंबर 7। इसलिए समीकरण नंबर 7 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC गुणे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ करना नहीं है, आप खाली कंपेयर करके इसको सिद्ध करना है। तो आ जाएगा इति सिद्धम होगा ना। तो देखते हैं आप लोग को क्या हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहीं पे आप लोग को दिख रहा है कि समीकरण 4 तथा समीकरण 7 से हमको क्या दिख रहा है कि ADE का क्षेत्रफल बराबर इतने के है और ADE का क्षेत्रफल बराबर इतने के है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला भाग बराबर इसके हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छा लिख लो आप लोग पहले, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB गुणे त्रिभुज BED है ना, त्रिभुज BED होगा, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। और यहीं पे क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसलिए ये वाला भाग पूरा बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो AD बटा DE गुणे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC गुणे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखो, जैसे कि पहले समीकरण में हम लोगों ने क्या देखा था, BED या BED का क्षेत्रफल बराबर किसके है, CDE के क्षेत्रफल के। तो मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं, AD बटा DB गुणे त्रिभुज CDE का
ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी गुणे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये वाले पूरे भाग से ये वाला पूरा भाग कट जाएगा, तो हम लोग का आएगा क्या, हम लोग का क्या आएगा देखते हैं, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर होगा किसके, ए ई बटा ई सी के। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था और यही आया है। तो थेल्स का प्रमेय यहां से सिद्ध होता है। ठीक, अच्छा आप लोग को क्या करना है, इसी वीडियो को 2 बार देखना है, एक बार आराम आराम से देख लो, फिर इसको एक बार फिर से देखो। ठीक, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत इजी प्रमेय है, ये आ सकता है पेपर में, 90% चांस है कि आ सकता है। सिलेबस आप लोग निकाल के देखो, उसमें दिया हुआ है कि आ सकता है ये। तो आप लोग का काम क्या है, इसको पूरे से बढ़िया से तैयार करना ना, इसको क्या करना, बढ़िया से तैयार करना। तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। बाकी आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।